स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण कर लिया था। ठीक है, आज अपने प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण पढ़ेंगे कि एनर्जी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक कंडीशन देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी, अपने मान लेते हैं, पहले हेडिंग लगा लेते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण में, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसके लिए अपने एक स्पेसिफिक कंडीशन लेके चलते हैं। तो अपने मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता, दोनों तरंगों की जो तीव्रता है वो क्या है, समान है, यानी कि I1 है वो बराबर है I2 है। इसको मान लेते हैं अपने I0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं कि समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में क्या होता है। समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन में इसमें क्या होगा कि I मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी √I1 प्लस √I2 की होल स्क्वायर। अब I1 और I2 की जगह आपको I0 पुट करना है। ठीक है, तो I मैक्सिमम कितना रहेगा अपना, √I0 प्लस √I0 की होल स्क्वायर। √I0 कितना हो जाएगा, 2 √I0 इसकी होल स्क्वायर। तो I मैक्सिमम कितना आ गया आपके पास, 4I0 आ गया। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक कंडीशन में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जो तीव्रता होगी, वो कितनी होगी, 4I0 होगी। और विनाशी व्यतिकरण में यदि आप देखो, विनाशी व्यतिकरण में यदि इसी स्पेसिफिक कंडीशन में आप इंटेंसिटी देखो तो वो क्या होगी, I मिनिमम। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था √I1 माइनस √I2 की होल स्क्वायर। ठीक है, अब I1 I2 की जगह क्या पुट कर दें अपने, I0, देन I0 माइनस √I0 की होल स्क्वायर प्लस I0 माइनस I0 √ कैंसिल हो जाएगा। तो I मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मिनिमम तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। ये कंडीशन है कला संबंध प्रकाशीय स्रोतों के लिए। ये जो कंडीशन है किसके लिए है, कला संबद्ध प्रकाशीय स्रोतों के लिए। कला संबंध प्रकाशीय स्रोतों के लिए ये कंडीशन है। यदि इसको अपने ग्राफ में ड्रा करें तो वो कैसा होगा, यदि अपने इसको ग्राफ में ड्रा करते हैं, मान लो ये 0 की कंडीशन है। ठीक है, 0 यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई। यहाँ माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड माइनस का 5 पाई। तो इस प्रकार से कुछ पैटर्न प्राप्त होता है। ऊपर की ओर आपकी है इंटेंसिटी या तीव्रता। ठीक है, ये क्या है, इंटेंसिटी या तीव्रता। अब आप यहां देखो कि ये 0। ठीक है, अब इसमें जो अधिकतम तीव्रता है, न्यूनतम तीव्रता कितनी है, 0 है, और मैक्सिमम है वो समान है एकदम। ठीक है, वो कितनी है, 4I0 है। वो कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 4I0। ठीक है, तो इससे अपने को स्पष्ट होता है जो ऊर्जा है वो न्यूनतम तीव्रता से अधिकतम तीव्रता की ओर क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, ऊर्जा है वो न्यूनतम तीव्रता से अधिकतम तीव्रता की ओर स्थानांतरित या डिस्ट्रीब्यूट होती है या ट्रांसफर होती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण रहता है। ठीक है, कि जो संपोषी विनाशी व्यतिकरण होता है उसके लिए तो क्या रहता है, मिनिमम 0 रहती है तीव्रता। ठीक है, और जैसी संपोषी व्यतिकरण होती है तो उसके लिए कितनी रहेगी, 4I0। ठीक है, अगर अपने यही मान लें कि अपने पास कला असंबद्ध प्रकाशीय स्रोत होते, कला असंबद्ध प्रकाशीय स्रोत होते, तब क्या होता अपने पास। ठीक है, तब इनकी ऊर्जा एक समान रहती है, ऊर्जा एक समान। तो इस कंडीशन में जो इसकी ऊर्जा वो कितनी हो जाती, आई मैक्सिमम की अपने देखें तो √I0 ये होती I0 प्लस I0, ये टोटल हो जाती 2I0। तो बिल्कुल बीच में से जाती है कला असंबद्ध प्रकाशीय स्रोतों के लिए एक समान रूप से। ठीक है, और कला संबद्ध प्रकाशीय स्रोतों के रूप में क्या होती है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए तो अधिकतम 4I0 और विनाशी व्यतिकरण के लिए न्यूनतम कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण होता है, न्यूनतम तीव्रता से ऊर्जा अधिकतम तीव्रता की ओर जाती है, और जहाँ अधिकतम तीव्रता या ऊर्जा होगी वहाँ पर तो ब्राइट फ्रिंज होगी, और जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता ऊर्जा होगी वहाँ पर क्या होगी, डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। आगे यंग का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा फ्रिंजें किस प्रकार से बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने को यंग का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन इससे पहले अपने प्रकाश के व्यतिकरण की कुछ शर्तें पढ़ लें कि प्रकाश के व्यतिकरण का एक अच्छा पैटर्न प्राप्त करने के लिए अपने को कौन सी कंडीशनों को फॉलो करना है। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण की जो शर्तें हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। प्रकाश के या स्थायी व्यतिकरण की शर्तें कह सकते हो आप, स्थायी व्यतिकरण की शर्तें, कि यानी कि एक अच्छा व्यतिकरण पैटर्न आप देखने के लिए कौन सी कंडीशनों को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पर है कि जो प्रकाशीय स्रोतों से आने वाली तरंगे हैं, प्रकाशीय स्रोतों से आने वाली जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति प्लस तरंग दैर्ध्य, ये दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, जो प्रकाशीय तरंगें व्यतिकरण कर रही हैं उनकी आवृत्ति और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नंबर 2, जो प्रकाशीय स्रोत हैं वो क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए, कोहेरेंट ऑप्टिकल सोर्सेस होने चाहिए। ठीक है, जिससे इनका जो कालांतर है, कला संबद्ध प्रकाशीय स्रोतों के बारे में जानते हो, जो कालांतर है इनका क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, कालांतर क्या रहता है, नियत रहता है। तीसरी बात, जो प्रकाशीय तरंगे हैं, प्रकाशीय तरंगें एक ही दिशा में या सरल रेखा में संचरित होनी चाहिए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में संचरित होनी चाहिए प्रकाशीय तरंगें, ऐसा नहीं है कि एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है। ठीक है ना। चौथी बात, इनके जो आयाम है, प्रकाशीय तरंगों के जो आयाम है, प्रकाशीय तरंगों के आयाम हैं वो लगभग समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, लगभग समान होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो काली और चमकीली फ्रिंजें मिलेंगी, ठीक है, जो फ्रिंजों का पैटर्न मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, एक अच्छा पैटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, अगर उनके आयाम क्या है, लगभग समान। ठीक है। नंबर 5, ये जो प्रकाशीय तरंगे हैं इनके मध्य जो पथांतर है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पाथ डिफरेंस है वो ज़्यादा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, अगर प्रकाश ध्रुवित है, प्रकाशीय तरंगें
आगे प्रकाश के ध्रुवण में इसको और स्पष्ट करेंगे। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है बस। यदि प्रकाशीय तरंगें ध्रुवित हैं तो उनका ध्रुवण तल एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो उनका ध्रुवण तल एक ही होना चाहिए। आगे प्रकाश का ध्रुवण की घटना जो आएगी उसमें आपको बताएंगे कि ध्रुवण क्या होता है, ध्रुवण तल क्या होता है, ठीक है, कंपन तल क्या होता है, सारी अपने डिस्कस करेंगे। एक बार ये लाइन आपको मेंशन करना, ठीक है, कि यदि प्रकाश जो है ध्रुवित है तो उनका ध्रुवण तल क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और, प्रकाशीय स्रोत एक वर्णी ले सकते हो ये, चलो उसमें YDSC में कर लेंगे, यंग के डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट में उसमें आ जाएगा। इसमें 2 सोर्सेज की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना। अगर आप इन कंडीशनों को फॉलो करके प्रकाश का व्यतिकरण करवाते हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये स्थायी व्यतिकरण की शर्तें आपको ध्यान में रखना। यंग नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने प्रकाश के व्यतिकरण पर प्रयोग किया और एक पैटर्न प्राप्त किया, कि प्रकाश के व्यतिकरण का पैटर्न प्राप्त किया इसमें। तो हेडिंग लगाएंगे अपने, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, या इसको शॉर्ट में YDSE बोलते हैं, यंग डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, YDSE। तो यंग का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट क्या है, यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया जिसको क्या कहते हैं अपने, यंग का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, डबल स्लाइड क्यों, क्योंकि 2 स्लाइडों का प्रयोग किया है इसमें। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो क्या रहता है उसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले तो एक वर्णी प्रकाशीय स्रोत ऐसे लिया है। ठीक है, इसके आगे क्या रखा, एक गत्ता रख दिया इस प्रकार से, ये क्या रख दिया, एक गत्ता रख दिया। अब यहाँ पर 2 स्लाइड काट दी इसने छोटी छोटी सी, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर जो नए सोर्सेज बन गए अपने पास, यहाँ पर प्रकाश के नए स्रोत बनेंगे, एक S1 बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, S2 बन जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ दूरी पर क्या रख दिया इन्होंने, पर्दा रख दिया जहाँ पर आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, कहीं पर तो चमकीली फ्रिंज बनेगी, कहीं पर काली फ्रिंज बनेगी। ठीक है, कहीं पर तो ब्राइट स्पॉट होंगे, कहीं पर डार्क स्पॉट मिलेंगे आप। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश है यहाँ पर वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेगा। ठीक है, वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेगा। देखो अगर रियल अपने अकॉर्डिंगली देखा जाए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि यहाँ से जो प्रकाश गया वो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पहुँचा। ठीक है, और यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो यहाँ पर पहुँचना चाहिए और यहाँ पर पहुँचना चाहिए, इन 2 स्पॉट पे पहुँचना चाहिए। ठीक है, इन 2 स्पॉट पे प्रकाश पहुँचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि आप ये प्रकाश कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, इस प्रकार का आपको पैटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर अपने वैसे देखें तो अपने को ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर 2 सोर्स रख दिया आपने, तो लाइट एक यहाँ पर पहुँच गई, एक यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, इस 2 छिद्रों से लाइट यहाँ पर पहुँच गई और यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, बाकी जगह तो नहीं पहुँचती थी, लेकिन आपके पास एक पैटर्न मिलेगा आपको, कहीं पर तो लाइट ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है, वो उसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो देखते हैं अपने इसको। ये तो यहां से यंग ने क्या कहा कि प्रकाशीय स्रोत ऐसे, एक वर्णी प्रकाशीय स्रोत ऐसे जो है तरंगाग्र के रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब यहाँ पर छोटी छोटी स्लिडें काट दी यहाँ पर गत्ते पर, तो यहाँ पर एक नवीनतम स्रोतों की तरह व्यवहार करेंगे, या आप ये कहें कि नए तरंगाग्र का रूप ले लेंगे। ठीक है, ये तो था प्राथमिक तरंगाग्र था, हाइगन का तरंग सिद्धांत पढ़ा था ना आपने, उसमें वेव फ्रंट के रूप में पढ़ा था, तो वही तरंगाग्र की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ा, ठीक है। जैसे ही स्लाइड S1 और स्लाइड S2 पे जाएगा तो ये नवीनतम स्रोतों की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलेंगे, ये निकला जैसे ये यहाँ से इस प्रकार से कि यहाँ से निकला है, इस प्रकार से निकलेंगे ऐसे, इस प्रकार से वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से नवीनतम स्रोतों से इस प्रकार से वेव फ्रंट आगे बढ़े, ठीक है। ऐसे इस पर्दे को थोड़ा सा नज़दीक रख लेते हैं आप। इस प्रकार से आपको कुछ पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से तरंगाग्र के रूप में प्रकाश आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो तरंगाग्र है एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करेगा। देखो व्यतिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरफ्रेंस, यानी कि इंटरफेयर करना। जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति यदि बीच में बोलता है, यानी कि अपने कहते आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बीच में टांग अड़ाना, ठीक है। तो यहीं से वही चीज़ प्रकाश की हो रही है, ठीक है। इंटरफेयर यानी कि मिलना, ठीक है, बीच में प्रकाशीय तरंगों का मिलना, इसी को क्या कहते हैं, अपने इंटरफेरेंस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इसका S1 वेव फ्रंट था वो किसके साथ मिल रहा है, S2 वेव फ्रंट के बीच में मिल रहा है, ठीक है, S2 वेव फ्रंट के बीच में मिल रहा है। अब क्या होगा, आपके पास जहाँ पर प्रकाशीय स्रोत समान कला में जा रहे हैं वहाँ पर तो क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। जिन बिंदुओं पर प्रकाश समान कला से पहुंचेगा वहां पर तो क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण में कौन सी फ्रिंज बनती है, चमकीली फ्रिंज बनती है। और जहां पर प्रकाश स्रोत विपरीत कला में जाएगा वहां पर कौन सा फ्रिंज बनेगा, डार्क स्पॉट या काली फ्रिंज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपने देखें, यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें मिल रही है, यहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखो बुक में आपको अच्छे से मिलेगा, ये तो बोर्ड पर बनाया आपने, उल्टा सीधा हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा यहाँ पर जो मिलेगा है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत समान कला में, देखो दोनों ही मिली हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही मिली, दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर बनना चाहिए था, यहाँ पर बनना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बीच में से जा रही है ये वाली, ये समान कला से प्रकाश पहुँच रहा है। देखो यहाँ से जो प्रकाश स्रोत होगा, प्रकाश स्रोत से जो तरंगे संघ और वृत्त के रूप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रकार से जो आगे बढ़ेंगे वो समान दूरी तय करके पहुंचेंगे इस बिंदु मिड पॉइंट पे। इस पर्दे का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से जो प्रकाश की तरंगें पहुंचेंगी वो समान कला से पहुंचेंगी, ठीक है, समान कला से पहुंचेंगी। तो इस कारण जो यहाँ जो व्यतिकरण होगा वो कौन सा होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण के कारण यहाँ पर एक आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, यहाँ चमकीली फ्रिंज मिलेगी। इसके बाद यदि अपने देखें और यहाँ पर देखें, ये है जैसे, ठीक है, और ये है, ये है, ये है, यानी कि जहाँ पर ये मिल नहीं रहे वहाँ पर अपने को क्या होगा, काली फ्रिंज मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, काली फ्रिंज, यहाँ पर ब्लैक मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इनको आप सबको मिला दोगे तो ये समान कला में होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि चमकीली फ्रिंज बनेगी। और बीच में से जो भी एक सिंगल है इनको यदि आप मिलाओगे तो वो क्या हो जाएंगी, ब्लैक, यानी कि डार्क स्पॉट में हो। सीधी सी बात ये है कि यदि चमकीली फ्रिंज जहाँ बन रही है वहाँ पर जो व्यतिकरण हो रहा है, वहाँ पर जो व्यतिकरण हो रहा है वहाँ पर तरंग इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है,
इस प्रकार से है। लेकिन जहाँ पर डार्क स्पॉट है वहाँ पर सीधी है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट, ठीक है। और यहाँ पर ओनली उच्चिष्ट प्राप्त हो। और यहाँ पर देखो अगर चमकीली फ्रिंज है तो इस प्रकार से आपके पास पैटर्न होगा, ठीक है। और बीच में डार्क स्पॉट है तो यह कैसा होगा, इस प्रकार का होगा, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से आप वे बनाते हो ऐसे, ठीक है। यहाँ उच्चिष्ट है, यहाँ निम्निष्ट है, यहाँ उच्चिष्ट है, ठीक है। और बीच में ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है, यानी कि माध्य स्थिति जो है, माध्य स्थिति जो है वो है। तो डार्क स्पॉट में ओनली माध्य स्थिति आएगी आपके पास, ठीक है। यानी फ्रिंजें कुछ इस प्रकार से होंगी, एक तो इस प्रकार से अध्यारोपित होगी तरंग, दूसरी इस प्रकार से अध्यारोपित होगी। एक तो इधर फोर्स लगाएगी, एक इधर लगाएगी, तो समान फोर्स लगाएगी तो बीच में ही रह जाएगा ये पार्टिकल, ठीक है। इस कारण यहाँ पर कोई भी इंटेंसिटी नहीं होती। अगर आयाम बढ़ेगा तभी तो उसकी क्या होगी, तीव्रता बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं है तो तीव्रता क्या बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डार्क स्पॉट होगा। डार्क स्पॉट का कुछ पैटर्न ऐसा होगा और जो ब्राइट होगा उसका कुछ ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से आपको काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं यंग के डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ पर तो क्या होता है, चमकीली फ्रिंजें बनती हैं। जहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ पर कौन से होते हैं, काली फ्रिंजें आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार का कुछ पैटर्न होगा, यहाँ पर बना देता हूँ आपको। बीच में, बिल्कुल बीच में क्या होगा, ब्राइट होगा, और इसके आगे ऊपर क्या रहेगा, ब्लैक स्पॉट रहेगा, काला। और यहाँ वाइट हो गया, फिर क्या रहेगा, ब्लैक स्पॉट रहेगा। और यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर भी ब्लैक स्पॉट रहेगा, अल्टरनेट चलेंगे, फिर ब्राइट और फिर ब्लैक। इस प्रकार का आपको यहाँ पैटर्न मिलेगा, ठीक है। जिन बिंदुओं पर प्रकाशीय, जैसे ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट्स, ये पॉइंट हैं, इन पर प्रकाशीय तरंगें क्या है, समान कला से पहुँचती हैं। जिन बिंदुओं पर समान कला से पहुँचेंगे, ठीक है, एक तरंग है, एक कैसे जा रही है, दूसरी भी इसी प्रकार से जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट होगा तो जिसके कारण क्या होगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा अपने, ठीक है। अगर एक तरंग मान लो ऐसे जा रही है, दूसरी इस प्रकार से जा रही है, तो वहाँ पर ओनली डार्क स्पॉट रह जाए, तो वहाँ कौन सा व्यतिकरण हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण। तो इस पर्दे पर अपने को पैटर्न मिलता है, ठीक है। जिन बिंदुओं पर प्रकाशीय तरंगें समान कला से पहुँचती हैं वहाँ पर तो कौन सा होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। और संपोषी व्यतिकरण के कारण वहाँ पर कौन सी फ्रिंजें मिलती है अपने को, चमकीली फ्रिंजें मिलती हैं, या दीप्त फ्रिंजें बोलते हैं जिसको, ठीक है। और जिन बिंदुओं पर प्रकाशीय तरंगें विपरीत कला में पहुँचती हैं वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण के कारण कौन सी फ्रिंजें मिलती है अपने को, डार्क फ्रिंजें या डार्क स्पॉट या अदीप्त फ्रिंजें या काली फ्रिंजें मिलती हैं अपने। इस प्रकार से अल्टरनेट पैटर्न आपको मिलता है। तो ये था यंग का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 स्लाइड काटी है अपने ये, इसलिए इसको डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है, ठीक है। देखो ये तो अपने बोर्ड पे बनाया हुआ है, इसलिए आपका थोड़ा सही पैटर्न नहीं मिला। लेकिन रियल में अगर आप देखोगे, बुक के अंदर देखोगे, जहाँ पर ये 2 बार काट रहा है, इस प्रकार से काट रहा है, ठीक है ना। जहाँ पर ये 2 वेव फ्रंट काट रहे हैं, यहाँ ये वाले काट रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर तो प्रकाशीय तरंगें समान कला में होंगे। समान कला में जाने के कारण वहाँ पर कौन सा स्पॉट बनेगा, चमकीला बनेगा, ठीक है, चमकीली फ्रिंज बनेगी। अगर मान लो एक ही आपके पास वेव फ्रंट जा रहा है, इस प्रकार से एक ही जा रहा है, तो यहाँ सिर्फ एक ही वेव फ्रंट जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। इसको अलग से बना के बता दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर किस प्रकार से बनाया, देखो यहाँ पर जो दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों समान कला में वेव फ्रंट होंगे या तरंगे होंगी यहाँ। तो यहाँ पर समान कला में होंगी तो कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण के कारण चमकीली फ्रिंज बनेगी केंद्र में। इसके बाद अल्टरनेट रूप में इस प्रकार के स्पॉट मिलेंगे आप, ठीक है, सिंगल सिंगल मिलेगा, काटेंगे नहीं। तो वहाँ पर कौन सी फ्रिंज मिलेगी आपको, डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। जहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं वहाँ पर तो कौन सी है, समान कला में होने के कारण चमकीली फ्रिंज बन रही है। और जहाँ पर ये नहीं काट रहे, ठीक है, वहाँ अपोजिट फेज में है, ठीक है, वहाँ क्या है, अपोजिट फेज में होने के कारण कौन सी फ्रिंज बनती है, डार्क फ्रिंज बनती है, ठीक है। तो ये था यंग का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। के डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अपने फ्रिंज की चौड़ाई देख सकते हैं कि फ्रिंज कितनी चौड़ी बनेगी, ठीक है ना, फ्रिंज की विड्थ
चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी चौड़ाई में फ्रिंज बनेगी। फ्रिंज है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, कितनी चौड़ाई की बनेगी है। जो काली फ्रिंज है वो कितनी चौड़ाई की बनेगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे अब अपने, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई, चौड़ाई के लिए व्यंजक, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना आप। तो देखो कैसे करेंगे, वही डायग्राम बनाएंगे सेम अपने। ये एक वर्णी प्रकाशीय स्रोत, यहां पर आपने एक गत्ता लगाया जिसके अंदर 2 स्लाइड काटी आपने इस प्रकार से, ये S1 S2। देखो ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है। आपको शो करने के लिए थोड़े से बड़े बनाए गए हैं। ये S1 और S2 बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है, जिससे इनके मध्य पथांतर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी शर्त में भी पढ़ा था आपने कि पथांतर, अच्छा व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये वाली डिस्टेंस अपने ज़्यादा शो किए होती नहीं है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या रखा रहता है, पर्दा रखा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पर्दे का केंद्र होता है, ये MN मान लो आप, ठीक है। और ये जो प्रकाशीय स्रोत है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d, ठीक है, कितना है, स्मॉल d। और पर्दे और इस गत्ते के बीच की दूरी है वो का मान लो आप कैपिटल D, ठीक है। अब हम ये बात तो जानते हैं कि S1 और S2 से जो प्रकाशीय तरंगें हैं बिंदु O पर समान दूरी तय करके पहुंचती हैं, समान दूरी तय करके पहुंचती हैं, ठीक है। इस कारण वहां पर क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण रहता है, कलांतर क्या रहता है, यहाँ 0 रहता है, ठीक है। इस कारण यहाँ पर आपको चमकीली फ्रिंज मिलती है। इसके बाद केंद्र के अलावा अपने और कोई पॉइंट देखते हैं, वहां पर देखनी होती है अपने को भी कौन सी फ्रिंज बन रही है, और उसकी चौड़ाई देखेंगे। मान लो अपने पास कोई बिंदु P है, सबसे पहले चमकीली फ्रिंज के लिए लेते हैं आप, ठीक है। तो बिंदु P आपने ये मान लिया, मान लो बिंदु P पर कोई भी चमकीली फ्रिंज बन रही है, ठीक है, उसकी चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से जो वेव जाएगी S1 से वो इस प्रकार से पहुंचेगी, और यहां से जाएगी वो इस प्रकार से जाएगी, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर कैसे निकालेंगे अपने, तो उसके लिए देखो ये तो ज़्यादा डिस्टेंस, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये वाली ज़्यादा कर रही है, तो इसके लिए इनके पथ का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं यहाँ से अपने इस पर लंब डाल देंगे ये, और इसको नाम दे दो आप E। तो ये इतना जो है वो क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, इतना ये क्या हो गया, पथांतर हो जाएगा, ठीक है। अब पथांतर कैसे निकालेंगे अपने, S2A, S2A कैसे निकालेंगे, S2P में से S1P माइनस कर देंगे, S2P माइनस S1P, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना पथांतर हो जाएगा। अब अपने मान लेते हैं ये जो, इसको यहां से मिलाते हैं, डैश डैश डैश, ये जो एंगल है इसके साथ एंगल बन रहा है थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि जैसे इस बिंदु P को आप नीचे लेके आओगे, जैसे ही आप नीचे लाते हो तो ये एंगल कम हो रहा है, इसी के साथ ये एंगल भी कम होगा। अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो जितना एंगल ये बढ़ेगा उतना एंगल ये बढ़ेगा, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और दूसरी बात, ये एंगल 90 डिग्री है और इधर ये एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, कौन से, एक तो त्रिभुज S1 S2A, S1 S2A, वह त्रिभुज O, इसको आप O डैश मान लो, O डैश P में, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना आप, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं अपने, इन दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना। देखो सॉरी, समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं अपने, कोई भी दो कोण बराबर कर दो आप,
ठीक है, पहली बात तो ये एंगल S2S1 है, S2S1 है, ये बराबर है किसके, PO डैश O के, PO डैश O के। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है, कितने हैं, थीटा। और दूसरा ये 90 डिग्री, इधर से ये भी 90 डिग्री। तो एक बात आप S1 A S2 बराबर हो जाएगा किसके, PO O डैश, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज S1 S2A है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज O डैश P। अब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या रहती हैं, समान अनुपात में रहते हैं। क्या रहती हैं, समान अनुपात में। तो अपने सबसे पहले ये भुजा लेते हैं S1 S2, S1 S2। इसी के संगत इस वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा है, इसी के संगत इस वाले त्रिभुज में ये बड़े वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, ठीक है, इसमें तो S1 S2 है, तो इसमें कौन सी भुजा है इसके संगत, इसी के जैसी। देखो 90 डिग्री के सामने S1 S2 है, तो इसी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने देख लो कौन सी है, 90 डिग्री के सामने कौन सी है, O डैश P है। क्या है, O डैश P बराबर। दूसरी आप साइड देख लो S2A, S2A, इसी के संगत बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी भुजा है, तो उसके लिए आप थीटा के सामने है ये S2A, थीटा के इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है, S2A, और बड़े वाले त्रिभुज में थीटा के सामने क्या है, ये OP। तो इस प्रकार से संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगी। अब इनकी वैल्यू रख दो आप अलग अलग। S1 S2 कितना है आपके पास, स्मॉल d है। O डैश P कितना है, O डैश P ये देखो बहुत ही छोटे होते हैं, ये जो है बहुत ही नज़दीक होते हैं, इसलिए लगभग d के बराबर होंगे, ठीक है। जो O डैश P है अपना, ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा, d के। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, कैपिटल D रख देंगे। S2A कितना है, S2A ये अपना क्या है, पथांतर है, तो इसको डेल्टा से लिख देते हैं अपना, डेल्टा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है OP, इसको XN मान लो आप कि nवीं फ्रिंज की चौड़ाई देख रहे हैं, ठीक है, nवीं फ्रिंज की XN, ठीक है। इतनी बात समझाइए आप। अब यहाँ से XN की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, XN बराबर में डेल्टा इंटू कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ये XN आ जाएगा। nवीं फ्रिंज, nवीं चमकीली फ्रिंज की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप लोग फ्रिंज चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो nवीं चमकीली फ्रिंज के लिए, nवीं चमकीली फ्रिंज के लिए डेल्टा कितना होगा, देखो चमकीली फ्रिंज है तो इसका मतलब वहां व्यतिकरण कौन सा है, संपोषी व्यतिकरण है, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या लेते हो आप, n लैम्डा। तो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, n लैम्डा। तो XN बराबर में क्या हो जाएगा, n लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब n+1वीं फ्रिंज निकाल लो आप, ये nवीं फ्रिंज है, ये n+1वीं फ्रिंज, n+1वीं फ्रिंज कैसे निकालोगे, जहां n दिखाई देता है वहां पे n+1 रख दो बस, उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा xn+1 n+1 लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d, समीकरण नंबर 3। अब फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है आपको, तो उसके लिए क्या करोगे, फ्रिंज चौड़ाई को बीटा से लिखते हैं आपने, इस n+1 में से nवीं फ्रिंज को माइनस कर दोगे, xn+1 माइनस xn, तो क्या आएगा आपके पास, n+1 लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d माइनस n लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। इसको सॉल्व करोगे आप तो बीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा d के अंदर गुणा n लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d प्लस लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d माइनस n लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d।
ठीक है। तो ये फ्रिंज की, चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, मान लो बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज बन रही है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल। इसी प्रकार से आप काली फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाल सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको डेल्टा चेंज करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि काली फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो कितना होता है, 2n + 1 λ/2 होता है। बस n की जगह आपको ये रखना, ठीक है, बाकी प्रोसेस यही है। n की जगह आपको ये रखना, आपने xn निकाल लिया, फिर xn + 1 निकालोगे, उनको माइनस कर देना, सेम टू सेम वैल्यू आपको ये आपको मिल जाएगी। तो बीटा डैश आपको खुद निकालना, ठीक है, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आप खुद निकालना, अगर ना निकले तो अपने नेक्स्ट डे बात करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। यंग के डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट अपने पढ़ा है, उसका ये डायग्राम, तो जिसमें S एक वर्णीय प्रकाशीय स्रोत, यहाँ 2 सिरे काटी S1 S2, यहाँ से प्रकाशीय किरण केंद्र पर समान कला से पहुँचेंगी, ठीक है, इस कारण वहाँ केंद्रीय चमकीली फ्रिंज बनेगी। अब अपने किसी बिंदु P पर फ्रिंज देखनी है, ठीक है, मान लो P पर कोई चमकीली फ्रिंज बन रही है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है आप, ठीक है। ये डिस्टेंस xn मान लिया आपने, ये d मान ली, ये स्मॉल d मान ली। देखो इसके लिए अपने क्या करेंगे, पथांतर देखेंगे, विपथ का अंतर कितना, ठीक है, पथांतर कितना है, इसके लिए S1 से इस पर लंब डालेंगे तो S2a क्या आ जाएगा, पथांतर आ जाएगा, ठीक है। अब पथांतर S2a S2p - S1p से निकाला। अब आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक ये वाला एक ये वाला, इन दोनों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के बाद S1 S2 अपॉन में O' S2a अपॉन में OP, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इन सभी की वैल्यू पुट करनी है, xn की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब सारी की सारी कहानी डेल्टा पे डिपेंड करती है कि पथांतर कितना, ठीक है। अब एनवी चमकीली फ्रिंज देख रहे हैं तो उसके लिए अपने पास पथांतर क्या होता है, चमकीली फ्रिंज यानी कि संपोषी व्यतिकरण n लैम्डा, डेल्टा की जगह n लैम्डा रखोगे तो xn आ गया आपके पास, ठीक है। n + 1 भी चमकीली फ्रिंज की बात करोगे तो n की जगह n + 1 रखोगे तो xn + 1 आ जाएगा, ठीक है ना, xn + 1 लैम्डा d अपॉन में d। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो एक ज़्यादा जो फ्रिंज है उसमें से पीछे वाली फ्रिंज को घटा दो तो xn + 1 - xn हो जाएगा। जैसे ही घटाएंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, लैम्डा d अपॉन में स्मॉल। यही प्रोसेस सेम काली फ्रिंज के लिए है। उसके लिए सिर्फ डेल्टा की वैल्यू यहाँ आपको क्या रखनी है, 2n + 1 λ/2 रखनी है। आपके पास xn आ जाएगा। अब xn + 1 चाहिए तो इसी के अंदर n की जगह n + 1 रख देना, फिर दोनों को माइनस कर देना तो बीटा डैश भी लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d आएगा, ठीक है। तो ये था प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, इसको आप लोग करके देखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।